पिछले वीडियो में हम लोग संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़े थे, जिससे संबंधित प्राकृतिक संसाधन किस तरीके से उपयोग किया जाता था और हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप मानव निर्मित किस प्रकार करते थे। हम आज की वीडियो में प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है जिनके बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। स्वाभाविक है, मानव द्वारा कोई योगदान नहीं होता, वो आ जाता है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। यह केवल उन्हीं प्राकृतिक संदर्भों से अलग करता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, जंगल से काट कर लाए गए लकड़ी को हम प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं, ठीक है। मगर जो कपास जिसे मानव उगाता है वह नहीं। इसी तरह हम धरती के भीतर से निकाले गए लौह अयस्क और प्राकृतिक संसाधन मानेंगे, मगर उसी अयस्क को मानव द्वारा निर्मित इस्पात को नहीं। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग तरीक़ों से वर्गीकृत किया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है, जो संसाधन स्वाभाविक है, यहाँ पे जीवों पर आधारित हैं, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, मछली आदि। कोयला और खनिज तेल को भी इन्हीं श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वे मृतक जीवों से बनते हैं। इस कारण यह आ जाता है जैविक संसाधन के अंतर्गत। दूसरी जो है वो आता है निर्जीव भौतिक संसाधन, जो भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज आदि को अजैविक संसाधन कहते हैं। संसाधनों को एक और आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यह देखकर कि संसाधन प्राकृतिक में लगातार बनते जाते हैं या नहीं। जो संसाधन प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं, उन्हें प्राकृतिक तौर पर बनते रहते हैं, वह आ जाता है नवीकरणीय संसाधन। और जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और आसानी से नहीं बनते, वह आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। फिर आता है अगला, जो नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया से नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है, जैसे वायु, जल, वन, पशु इत्यादि। ये जो क्या है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जो प्राकृतिक रूप से सभी जगह विद्यमान ही हैं। यदि मनुष्य इनकी नवीकरण की प्रक्रिया में बाधा न डाले और उनका एक सीमा के अंदर उपयोग करे, तो सतत उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए उपयोग की एक सीमा है। इस सीमा के बाद अथवा गलत उपयोग संसाधनों का अवनयन बिगड़ना होता है। स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज़ों का उपयोग एक सही मात्रा में करना चाहिए। अगर कहीं उसका दुरुपयोग करते हैं तो आने वाले समय में भी हमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनके नवीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, जल पृथ्वी पर सतत विद्यमान है। सागरों में जल वाष्पीकृत होकर जल वाष्प बनता है, जो संघित होकर वर्षा के रूप में महाद्वीपों को प्राप्त होती है। वर्षा जल कुछ भाग भूमि में रिस कर भूजल बनता है। भूजल जानते हो, जो जमीन के अंदर है ना, तो भूजल बनता है और शेष भाग नदियों में बहकर पुनः सागर में चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जल नवीकृत होते रहता है। स्वाभाविक रूप से जल कितने प्रकार नवीनीकरण होते जाते हैं। हम इन प्राकृतिक क्रियाओं को में कोई अवरोध पैदा कर देते हैं तो या गलत उपयोग करके उन्हें प्रभावित करते हैं, इन्हें नवीकरणीय प्रक्रिया प्रभावित होती हैं। अगर हमें किसी प्रकार के अगर उसमें दुरुपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, आने वाले वर्ष या आने वाले समय में हमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि पृथ्वी पर वन कम हो जाए, पेड़ पौधे का आवरण कम हो, तो वर्षा के जल भूमिगत रिसने का मौका नहीं मिलेगा और भूजल स्तर स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा और धीरे धीरे कुएं व नलकूप सूखने लगेंगे।
पेड़ पौधे अगर नहीं लगेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जो जल है वो बहकर नदियों में चला जाएगा और स्वाभाविक रूप से भूजल स्तर जो है घटने लगेगा और कुछ समय ऐसा है जो भूजल स्तर पूरा सूख ही जाएगा। अगला दिया हुआ है, नदियों में गंदा पानी बहाया जाता है। स्वाभाविक रूप से आप देखते ही होंगे कि आजकल की जो नदियाँ होती हैं वो स्वच्छ नहीं रहते, उसमें गंदे पानी का उपयोग होता है जिससे वो गंदा हो जाता है। यदि यह कम मात्रा में हो तो बहता हुआ जल और उसमें मौजूद जीव इसके साफ करने की क्षमता रखते हैं, परंतु आज अत्यधिक मात्रा में कचरा क्या होता है, डाला जाता है और बांध व सिंचाई के कारण नदियों में पानी का बहाव भी कम होता जा रहा है। इस कारण नदियाँ अपने आप को साफ नहीं कर पा रही हैं। देखते देखते नदियाँ गंदे नालों में बदल जाती हैं। यदि हमें इस प्रदूषण को रोकना हो तो कचरे का अन्य उपयोग करना पड़ेगा, जैसे खाद बनाने के लिए या पानी को साफ करने के लिए, बगीचों का उपयोग करने के लिए इत्यादि। इसके साथ साथ उद्योगों द्वारा निकाले जाने वाले कचरे को पुनः उपयोग या राइसाइकिल या पुनः चक्रित करना होगा। नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि वे जीवित रह पाएँ और उनकी प्राकृतिक नवीकरण का प्रक्रिया चलती रहे। अगला दिया हुआ है, अतः यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग उनके नवीकरण के चक्र को ध्यान में रख कर करे तो बेहतर होगा। यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो पानी या जल का स्रोत जो है उसको स्वाभाविक रूप से एक निश्चित मात्रा में उपयोग कर उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हम जितने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे उनकी नवीकृत हो पाएँ। इस प्रकार यदि हम किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन, उपयोग या अत्यधिक मात्रा या ज़्यादा करते तो भूमिगत जल का स्तर कम होगा। ये आ जाता है नवीनीकरणीय। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो पृथ्वी का एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। उनका उपयोग करने के बाद उनका भंडारण कम हो जाता है, वे अपने आप नवीकृत होते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज आदि इत्यादि। उदाहरण के लिए है धात्विक खनिज, जो एक बार धातु बना दी जाए तो खनिज कम हो जाए। यदि हमें एक खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन खदानों में खनिज समाप्त हो चुके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का दलीराजहरा का लौह अयस्क खदान है उदाहरण के रूप में।